हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को सॉरी बोलते हैं कि हम क्लास आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब सही हो गया और अब से आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी अब। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपका ईवीएस का है, जो पेपर फर्स्ट के लिए है। और ये इसमें जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम करेंगे ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। मीन्स ईवीएस को फुल फॉर्म क्या है हम ये देखेंगे, या ईवीएस को किसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल स्किल्स। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 2013 या 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनवायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेक कर, बी उबाल ऑप्शन ए में है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन बी तलकर, भूनकर, भिगोकर। ऑप्शन सी सेक कर, तल कर, भूनकर। ऑप्शन डी है उबाल कर, गूँथ कर, भूनकर। ठीक है, भून के मीन्स जो आप रोस्ट करते हैं उस तरीके से, तलने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, खाना तो आप जो आप बनाते हैं तो गूँथते भी हैं, भूनते भी हैं, तलते भी हैं, बेलते भी हैं, ये सारे प्रोसेस है खाना बनाने के। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है कि प्रोसेस क्या है, तो उसमें यही बताया गया कि सेक कर, तल कर, भून कर। ठीक है, आटा को गूँथते हैं तब रोटी बनता है। ठीक है, बेलते हैं, रोटी पकने से पहले बेलते हैं ना। लेकिन आप ये सारे आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी आपको इसे नहीं बताया है। एनसीईआरटी आपका क्या बोला है, सेक कर, तल कर, भून कर। तो जो एनसीईआरटी में दी गई है आंसर हमें वही टिक करना है, अदरवाइज़ आंसर आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा और आपके 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा किसी भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप जो देख रहे हैं या आप जो कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप कभी टिक नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी में दी गई है उसी अकॉर्डिंग, उसी को ही आप एकदम राइट आंसर मानेंगे और उसे ही आप ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। ये जो पौधा है आपका, ये तब तक ज़मीन के अंदर जाएगी जब तक इसको पानी नहीं मिल जाता है। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। जितनी ये इसकी हाइट है ना, इस पेड़ की जितनी हाइट है उससे 30 गुना अंदर ये ज़मीन की गहराई तक जाते हैं पानी की खोज में। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये सारी चीज़ें इसके लक्षण बताते हुए पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक आपका कौन से जगह पे पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है आबू धाबी, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी राजस्थान। तो आप बताइए कौन से जगह पे पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे कई बार रिवीजन करिएगा ताकि इसमें से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप एकदम से आंसर, मतलब कोई डाउट ही ना रहे आपके पास, आप उस आंसर को टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। जो क्लास टीचर हैं वो कक्षा 4 के बच्चों को कहाँ ले जा रही हैं, विज्ञान केंद्र पर शैक्षिक भ्रमण
के लिए ले जाना चाहती हैं, उनका योजना बनाया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए कौन से सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मीन्स कौन सा सही नहीं है इसके कंपेयर में। ठीक है, जो ये पूछ रहा उसके आधार पे हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए है, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। जब बच्चे हम लोग ही बचपन में देखा होगा कि आप लोगों ने भी टूर वगैरह पे स्कूल के में लेके गए हैं, तो आप जब चीज़ों को देखते थे तो क्वेश्चन करते थे अपने टीचर से, स्टूडेंट से, अपने जो भी आपके साथ में हैं, क्लासमेट हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते थे, अगर फिर वो उनका आंसर देते थे। तो वैसे ही प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, तो जो भी डाउट है उससे प्रश्न पूछना, तो ये तो सही लग रहा है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अब ये देखिए सेकंड ऑप्शन है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेके आना। अब बस्ता, टूर पे गए हैं बच्चे, टूर पे गए हैं तो बस्ता लेकर जाना तो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। अगर क्लास करने जाते तो अपना वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग लेके जा रहे हैं तब तो सही है, लेकिन ये टूर पे गए हैं बच्चे तो यहाँ पे नहीं सही लग रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। ठीक है, जब हम टीचर्स स्कूल की तरफ से जाते हैं कहीं पे टूर वगैरह, तो टीचर्स हमेशा देखते हैं ना, बस में बैठाएंगे तो पूरा काउंट करते हैं 1 2 3 4, जितने स्टूडेंट उतरे हैं, चढ़े हैं, जितनी बार होता है काउंट होता है कि बच्चे कोई मिसिंग ना हो। ठीक, तो उसी तरीके से इसमें बच्चे को बार बार बोला जाता है। हम लोग भी जब जाते थे तो बोला जाता था कि कहीं जाना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, यहीं रहना, सब लोग यहीं पे एक साथ रहना। कहीं भेजते भी थे तो पूरे निगरानी में रहते थे बच्चे। अगर किसी को कहीं जाना होता था तो टीचर लेके जाते थे, फिर लेके आते थे उस तरीके से। तो वही है, यहाँ पे कहा गया है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। मुझे मीन्स यहाँ टीचर कह रहा है। ठीक है, डी है, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। मीन्स अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो बैग ले जाने को नहीं कहा जाता, लेकिन बोल दिया जाता है कि एक नोट पैड पेन रख लेना कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो आप नोट डाउन कर सको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रासंगिक पूछा है तो इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपका क्या है, सही नहीं है। तो कैसे सही नहीं है, क्योंकि बच्चा टूर पे गया, क्लास करने तो गया नहीं है, स्कूल में तो गया नहीं है, तो पूरा बैग लेकर क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो पेन और नोट पैड ले लेगा इस तरीके से। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है। ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि ये कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों को हम सब्जियों की तरह यूज़ करते हैं और उसके बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी नारियल, सी सरसों, डी बंद गोभी। तो राइट आंसर क्या होगा आप बताइए फटाक से, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सरसों के पत्तियों से हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, साग बनाते हैं, और उसका जो बीज होता है उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, कौन से तेल में पूछा हुआ है, तो नारियल के तेल में। तो नारियल के तेल में कहाँ पे खाया जाता है पकी हुई मछली को, मछली को नारियल के तेल में कौन से जगह पे पकाया जाता है। ऑप्शन है आपका मिज़ोरम, गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल से मछली को पका के खाना पसंद करते हैं। सरसों के तेल में कहाँ खाते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सरसों के तेल से मछली को कहाँ पे पका के खाना पसंद करते हैं, कौन से स्टेट में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा 7। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा
अच्छा, जो खेत है ना वहाँ पे कौन सी खेती हो रही है, बार बार हो रही है, किस चीज़ की, धान की खेती हो रही है, और उसमें किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उर्वरक और कीटनाशक का। तो ऐसा करने पे उस खेत का जो मिट्टी है वो कैसा रहेगा, ऐसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। अच्छा, उस खेत में अगर आप लगातार धान उगा रहे हैं, हर टाइम आप धान उगा रहे हैं उसमें, तो क्या वो धान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी वो ज़मीन, वो खेत। सेकंड ऑप्शन है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगा। अच्छा, जुताई करने के लिए, मतलब खेत है उस पर जुताई के लिए वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगी। सी है बंजर हो जाएगी, खेत बंजर हो जाएगी। ऑप्शन डी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। लगातार आप धान की खेती कर रहे हैं तो अन्य फसल के लिए उपजाऊ बन जाएगी, ऐसा इस ऑप्शन में दिया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो राइट आंसर आपका होगा जो, वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, हम बताते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक ही चीज़ की लगातार अगर हम ज़मीन पे खेत में एक ही चीज़ उगा रहे हैं लगातार, जैसे इसमें बताया गया है कि बार बार हम धान को उगा रहे हैं, तो धान में अधिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब लगातार अगर इसी चीज़ को हम उगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की बंजर धरती जो है, भूमि जो है, मृदा है जो, वो क्या होगी, वो बंजर हो जाएगी। किसके कारण, इसके कारण। तो इसी वजह से बार बार क्या होता है, हर टाइम सीज़न के अकॉर्डिंग खेत में चीज़ें अलग अलग उगाई जाती हैं। किसी भी खेत में आप देखेंगे गेहूँ उग रहा है तो लगातार गेहूँ ही नहीं होता है, गेहूँ होगा, धान होगा, गन्ना होगा, इस तरीके से उगाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ओहो, होल्ड, यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गए हैं, वो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिया हुआ है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका। तो नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आपका जानवर कौन कौन से दिए गए हैं, तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये आपके 4 जानवर दिए गए हैं। तो ये कैसे होते हैं, अब हमें ये पहचानना है। तो ऑप्शन ए है वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तब देखिए छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। सांप तो जहरीला होता है, गौरैया, कछुआ नहीं होते हैं। तो ये जो चारों आपके हैं वो कैसे होते हैं, ये अंडा देने वाले जंतु होते हैं, ये अंडज होते हैं। ये अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये अपने जैसे ये अंडे को देते हैं। ठीक है, जहरीले होते हैं। इसमें से कछुआ आपका जल और स्थल दोनों में रह सकता है, सांप रह सकता है, उसके शरीर शल के ढके होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वे अंडे देते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। 1 to 5 की क्लास में पढ़ाने के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है पहलू, उसे हमको देखना है। तो ऑप्शन ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी है विज्ञान की अवधारणाओं को समझना। डी है सीखने वाले के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अच्छा, तो बताइए जो क्लास 1 to 5 होते हैं बच्चे, क्लास 1 to 5 के बच्चे होते हैं, तो जब हम उनको EVS पढ़ाते हैं तो वो किन किन चीज़ों से जुड़ते हैं, तो वो हम देखें इसके हिसाब से, मतलब इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो किन किन चीज़ों से जुड़ते हैं EVS पढ़ते समय, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं। ठीक है, जो अपने आसपास के जिन जिन चीज़ों को देख रहे हैं, प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, वो सब तरह से वो चीज़ों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं EVS को पढ़ते समय। कौन से बच्चे, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो हर एक चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ अपनी लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन बी, इनमें जमीन के नीचे जड़ें होती हैं। ऑप्शन सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन डी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ के सहायता प्रदान करती हैं, पेड़ को सहायता। ये देखिए, ये पेड़ है आपका बरगद का, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके शाखाएं निकले होते हैं। तो आप देखे होंगे जो बरगद का पेड़ होता है बहुत पुराना हो जाता है, जब वो काफ़ी टाइम मतलब बहुत पुराना हो जाता है, आप अपने आसपास देखे भी होंगे बरगद के पेड़ को, तो उसकी जो शाखाएं होती हैं नीचे की तरफ लटक जाती हैं। उन शाखाओं में भी आप देखे होंगे ऐसे पतले पतले मोटे मोटे जड़ें लटकी होती हैं। वो जड़ें क्या करती हैं, धीरे धीरे टच कर जाती हैं ज़मीन को, ज़मीन में भी चली जाती हैं। ये जड़ें जो होती हैं, जो लटकती हैं ना, उस पेड़ को एक खंभे की तरह सहायता प्रदान करती हैं। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। लेकिन जो बरगद का पेड़ है वो कभी भी भोजन का भंडारण नहीं करती, स्टोर नहीं करती हैं भोजन को, ठीक है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं तो नहीं करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चंस को देखा है इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ये क्लास, ताकि हम आपके लिए और भी क्लास प्रोवाइड करें। और जो इतने टाइम हो गए थे आपको क्लास प्रोवाइड करने में, अब से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। कुछ यूट्यूब प्रॉब्लम की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्लासेस आपको अपडेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आगे से हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।